गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 12th का फर्स्ट चैप्टर में एग्रोनॉमी किस वर्ड से मिलके बना हुआ है, कैसे ओरिजिन हुआ है वर्ड का, कौन कौन से शब्द से मिलके बना हुआ है, ये सब देखा था। क्लियर। उसके बाद में हमने एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंस एवं उसके कार्य क्षेत्र देखे थे। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब उससे आगे जो है वो आता है सोइल। ठीक है, एग्रोनॉमी से आगे आता है सोइल। सोइल मृदा, यानी अब देखते हैं मृदा के बारे में हमारे को, यानी मृदा सोइल फर्टिलिटी, सोइल प्रोडक्टिविटी वगैरह जो भी होगा वो हम पहले सोइल के बारे में जान लेते हैं। पहले इससे पहले थोड़ा सा कि सोइल कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो इसका सोइल का मेन अध्ययन करते हैं वो है सोइल साइंस। सोइल साइंस, ठीक है, यानी मृदा विज्ञान। जो एक अलग से पहले ये आता था, एग्रीकल्चर की ब्रांचेज में ही पढ़ते थे। अब इसको एग्रीकल्चर से हटा के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के रूप में केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सोइल की जो डेफिनेशन है, सोइल का वर्ड कहाँ से लिया गया वो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो सोइल है ना, ये सोइल वर्ड ये है एक लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द। क्लियर। जो सोलम से बना है, सोलम। क्लियर है। सोलम शब्द यानी इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है फ्लोर, फ्लोर, फर्श। सोइल साइंस के अंतर्गत हम इसका अध्ययन प्रॉपरली अध्ययन करते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद में जो सोइल वर्ड है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है जो सोलम से बना हुआ है। इसका मीनिंग होता है फ्लोर। समझो, जो सोइल का ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग, फ्लोर, फर्श, यानी कि जो मिट्टी है ना उसके ऊपरी भाग, जो अर्थ है उसका ऊपरी भाग है ना, जिसमें जैसे पेड़ पौधों की जड़ें वगैरह जाती हैं, उस यानी ऊपरी भाग को बोला है सोइल, फ्लोर, फर्श। क्लियर है। उससे आगे जो है, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना मेन। आ जाओ, मृदा उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी उसको बोलते हैं जो उपजाऊपन होता है ना किसी भूमि में, उसका उपजाऊपन ही सोइल फर्टिलिटी है। क्लियर है। यानी कि सोइल फर्टिलिटी में उसमें पोषक तत्व पाए जाएंगे, उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाएगा। इसी के कारण तो उसमें उपजाऊपन है, उपजाऊपन होगा। इसी के कारण तो जो सोइल की ऊपरी परत है, यानी कि जो फ्लोर है ना, उसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाएंगे, तो पौधों की जड़ें या प्लांट्स की रूट्स हैं वो ग्रोथ करेंगी, तो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, तभी तो वो प्लांट्स ग्रोथ करेंगे। क्लियर। यानी कि हम सोइल फर्टिलिटी को ऐसे बोल सकते हैं कि मृदा में उपजाऊपन सोइल फर्टिलिटी है। क्लियर। और उसकी मेन डेफिनेशन देखते हैं, पादप वृद्धि और विकास। क्लियर है। पादप वृद्धि यानी पादप की वृद्धि कब होगी? जब पादप को प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रॉपर्ली वाटर मिलेगा, प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उसकी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी तो प्लांट ग्रोथ करेगा। क्लियर है। ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद में पादप में डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? पादप वृद्धि और विकास करने के लिए मृदा से आवश्यक पोषक तत्वों, क्लियर, को प्राप्त कर, यानी रूट्स को प्रॉपर्ली आवश्यक पोषक तत्व पदार्थ मिल गए। ठीक है। अब उसको उचित माध्यम भी देना जरूरी है जो उसको सोइल प्राप्त करती है। ठीक है। उचित माध्यम एवं उचित संतुलन बनाने के लिए प्रदान की गई क्षमता मृदा उर्वरता है। क्लियर है। अब उसके बाद में हम देखते हैं मृदा को, जो मृदा उर्वरता है, सोइल फर्टिलिटी है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा उर्वरता को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें मेनली 2 टाइप्स के हैं। ठीक है। एक तो है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। पहले नेचुरल को डिस्कस कर लेते हैं।
जो इसमें फर्स्ट पे आता है प्रभावित करने वाले कारकों में, वो है पैतृक पदार्थ। प्रभावित करने वाले कारक जो फर्स्ट पे आता है वो है पैतृक पदार्थ। यानी पेरेंट मटेरियल। यानी जो नई सॉइल बन रही है ना, वो कैसे, किस प्रकार की सॉइल से बन रही है। यानी जो नई सॉइल बनेगी ना, वो यार अगर नई सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, नई मिट्टी बन रही है, अगर पहले से वो उपजाऊपन से बन रही है ना, जैसे उसका पेरेंट मटेरियल अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, तो बनने वाली सॉइल होगी ना वो भी अच्छे प्रकार की होगी, गुड क्वालिटी की होगी, तो उसमें प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। क्लियर। अब जो इसका सेकंड है वो है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। स्थलाकृति टोपोग्राफी। हम सब ये जानते हैं कि जो माउंटेन्स वगैरह होती है ना, उन पे ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ मिलती है सॉइल, ठीक है। जैसे माउंटेन्स मान लो ऐसे पाई जाती हैं। क्लियर है। तो जो माउंटेन्स रहती है ना, तो उससे यहाँ पर निचला भाग है और यहाँ पर ऊपरी भाग है, तो जो स्थलाकृति रह रही है ना, वहाँ वो कैसे, किस जगह पे बन रही हैं सॉइल, यानी कैसे वहाँ पे बन रही हैं, उसमें जो ये दिखता है ना, टोपोग्राफी कैसे स्थान पे बन रही है सॉइल। क्लियर है। सेकंड पॉइंट हो गया। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है मृदा आयु। यानी एज ऑफ लैंड, मृदा आयु। यानी जो सॉइल बन रही है ना, नई सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, वो कितनी पुरानी सॉइल से प्राप्त हो, कितनी पुरानी सॉइल से बन रही है। यानी जो नई सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो उसका जो पहले वाली सॉइल है वो कितनी पुरानी है। यानी कि जो पुरानी सॉइल होती है ना, उसमें सॉइल फर्टिलिटी है ना, मृदा उर्वरता हमेशा कम होती जाती है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादातर वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या उसमें हम कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो मृदा की आयु है ना वो बढ़ती जाती है। और मृदा की आयु के बढ़ने के साथ है वो मृदा की आयु के बढ़ने के साथ सॉइल फर्टिलिटी कम होती जाती है। इसलिए गवर्नमेंट यानी सरकार है ना, वो आजकल ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा जोर दे रही है। ऑर्गेनिक पे क्यों? ऑर्गेनिक पे इसलिए दे रही है क्योंकि जो मृदा की फर्टिलिटी है ना, मृदा का उपजाऊपन है, उसको लगातार बनाए रखें, हम उसको ख़त्म नहीं करें। क्लियर। क्योंकि मृदा में हम ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो मृदा की सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है। क्योंकि जो उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, एंड जो सूक्ष्म जीव होंगे वो अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे सूक्ष्म जीव अच्छे से वर्क करेंगे, तो उसमें जो मृदा में वो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा। डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो मृदा का उपजाऊपन भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। जो इसका फोर्थ पॉइंट है इसका क्लाइमेट, जलवायु। क्लाइमेट अर्थात जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो कैसे वातावरण में हो रहा है। यानी हमारे को सबको पता है कि जैसे सॉइल का फॉर्मेशन कोई समुद्र या नदी के किनारे पर हो रहा है, तो वहाँ पे सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना, मृदा का उपजाऊपन है, यानी या मृदा उर्वरता जो है, मृदा उर्वरता है वो कम उपजाऊपन होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल में साल्ट्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। मृदा का क्योंकि कभी कभी
क्योंकि जो समुद्र वगैरह रहते हैं ना, जो समुद्र वगैरह रहते हैं उनमें साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कोई खारे पानी का रहता है, वो सब डिपेंड करता है वहाँ के वातावरण पर, या फिर वहाँ पे जो पानी है वो पानी का क्वालिटी कैसी है पानी की। क्लियर है? तो जो जलवायु है ना, और जो अच्छी सॉइल बनती है ना, अच्छी मृदा बनती है वहाँ पे, जैसे मैदानी भाग हैं, जैसे मैदानी भाग हैं। क्लियर? तो मैदानी भागों में जो सॉइल बनती है ना वो अच्छी क्वालिटी की होती है। क्लियर? जैसे अब वो अलग बात है कि जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में वहाँ पे पहले से उपजाऊपन नहीं है, तो वहाँ से जो नई सॉइल बनेगी ना, जो नई सॉइल है, तो वहाँ पे तो उपजाऊपन होगा ही नहीं। क्लियर? अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है इसका मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सॉइल समुद्र या नदियों के वहाँ पे आसपास में बनती है ना, तो वहाँ पे जो मृदा बनती है उसमें प्रॉपर, यानी कि जो मृदा प्रोफाइल है ना, सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल का पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाला क्लाइमेट, रहने वाली जलवायु एक समान होती है, सेम कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हम मृदा की प्रोफाइल को अलग से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। क्लियर? मृदा प्रोफाइल ऐसे गहराई में खोद के हम मृदा की प्रोफाइल में, इसमें लेयर्स होती हैं जिनको हम हॉरिजॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? ये हॉरिजॉन्स वहीं पे दिखते हैं, वहाँ पे अच्छे क्लियरली डिफाइन होते हैं। जहाँ पे जैसे ऋतुएं आती हैं ना अपने इंडिया में, तो ये क्लियरली डिफाइन हो, जैसे सर्दी ऋतु, वर्षा ऋतु, ये अलग अलग, क्लियर है, अलग अलग दिखाई देती है। तो उस हिसाब से हमारे को जो मृदा की प्रोफाइल बनती है ना, वो प्रॉपरली उसी हिसाब से डेवलप होती है, जिससे हम जो हॉरिजॉन्स होते हैं ना, हॉरिजॉन्स को हम डिफाइन देख सकते हैं। क्लियर है? जो इसकी नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉइल इरोजन। सिक्स्थ, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। अभी बताया था मैंने स्थलाकृति, बताया था जो माउंटेन्स वगैरह होती हैं, तो माउंटेन्स वगैरह ऊबड़ खाबड़ रहती हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल बनती है ना, वो वहाँ पे यानी कैसे वातावरण से बन रही है वो अभी डिफाइन आगे बता देता। अब इसमें मृदा अपरदन भी ये रहता है, जो ऊपरी वाली सॉइल रहती है ना, जो ऊपरी वाली सॉइल रहती है, तो वहाँ पे जो जैसे ही वहाँ पे अगर पानी वगैरह, वाटर वगैरह आया, तो वहाँ से जो सॉइल है वो कट के, यानी कि कटाव हो जाता है सॉइल का, तो वहाँ से कट के वो निचले स्तर पे आके जमा हो जाती है। तो वहाँ जो ऊपरी भाग से कटी हुई है वो निचले स्तर पे आके जमा हो गई, तो ऊपरी भाग उसका जो वहाँ का उपजाऊपन था वो निचले वाले स्तर में आके जमा हो गया, तो वहाँ से उपजाऊपन खत्म हो जाता है। और वो जो निचला वाला स्तर रहता है ना, तो वहाँ पर तो पहले से ही उपजाऊपन था और आ गया, तो दोबारा यानी कि वहाँ पर उपजाऊपन, जो मृदा की उर्वरता है ना, वो लेयर हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। तो यही मृदा अपरदन मृदा की उर्वरता को ऐसे प्रभावित करता है। क्लियर है? जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मृदा की भौतिक दशा। 7वां पॉइंट है वो है मृदा की भौतिक दशा। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। सुनो, फिजिकल कंडीशन वो होती है जो हमारे को डायरेक्टली दिखाई देती है। जैसे हम बोलते हैं कि रेड सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, जो एरियाज में अलग अलग पाई जाती है। वो आगे जब सॉइल का वो अलग क्लासिफिकेशन होगा, जब बताऊंगा कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है? अब जो मृदा की सॉइल है ना, जैसे रेड कहीं पे पाई जाती है, रेड सॉइल कहीं पे पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये जो इनसे जैसे रेड सॉइल है, रेड सॉइल से जो सॉइल का निर्माण होगा वो रेड ही होगी। क्लियर?
और जैसे ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल से जो सॉइल का निर्माण होगा वो ब्लैक ही होगी, यानी कि भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा जैसे दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी में हम देख सकते हैं मृदा में सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है, उसमें दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊपन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी पाई जाती है। क्लियर है? अब नेचुरल फैक्टर्स हो चुके हैं, क्लियर। अब देखते हैं हम कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं जो मृदा की उर्वरता यानी कि मृदा के उपजाऊपन को प्रभावित करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जो फर्स्ट पे आता है वो है जलाक्रांति। फर्स्ट जलाक्रांति। जलाक्रांति, सुनो, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आना ही जलाक्रांति है, यूँ समझ लो, ठीक है। कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे जो उपजाऊपन है उस मिट्टी का वो साथ में बहा के ले जाती है, और वहाँ पे जो ऊपरी परत है उसको तो ले जाएगी क्योंकि ऊपरी परत में उपजाऊपन पाया जाता है। ऊपरी परत को बहा के ले गई अपने साथ में, तो वहाँ से निचली परत आ जाएगी तो उसमें उपजाऊपन नहीं होगा। क्लियर है? समझो, जैसे जयपुर है, जयपुर में बाढ़ आ गई किसी गांव में, तो जयपुर में उस गांव की मिट्टी है वो उपजाऊपन है खूब। क्लियर है? तो वो बाढ़ आ गई और वो जैसे ही बाढ़ वहाँ से जाएगी, यानी जैसे पानी का स्तर कम होगा, पानी का स्तर कम होगा तो वहाँ से जो मिट्टी होगी ना, मिट्टी को भी अपने साथ में लेके चली जाती है, वो बहा के लेके चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ से बहा के लेके जाएगी तो वहाँ से जो उसका ऊपरी परत होगी, जो ऊपरी परत कट के वो एक स्थान से दूसरी जगह पे विस्थापित हो जाएगी, ठीक है, विस्थापित होगी वो, तो वो उसके कारण वहाँ की जो मृदा की उर्वरता है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली, समझो, फसल प्रणाली को एक शॉर्ट रूप में समझा देता हूँ। सुनो, कोई खेत है, फील्ड है, उसमें लगातार यानी कि हर साल हम उसमें लगातार सरसों बो रहे हैं, ठीक है, मस्टर्ड की बुवाई कर रहे हैं, मस्टर्ड की सोइंग कर रहे हैं लगातार, उसमें हम यानी फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं। यानी फसल चक्र बोलते हैं जैसे बदल बदल के फसल बोना एक ही सेम लैंड में, ठीक है, सेम भूमि में बदल बदल कर फसल बोना, वो है कहलाता है फसल चक्र, ठीक है। अब इसमें फसल प्रणाली में हम अपना रहे हैं एक ही क्रॉप बो रहे हैं हम उसमें लगातार, सरसों 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 सरसों। आने वाले टाइम तक यानी कि हमने उसको 4-5 साल लगातार सरसों सरसों बोले तो उसकी जो फर्टिलिटी होगी ना, सॉइल की फर्टिलिटी, वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी, लगातार डिक्रीज होगी। क्लियर है? जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है जुताई की विधि। मेथड ऑफ टिलेज, ठीक है, यानी जो हम खेत में फसल प्रणाली बोल यानी कि एक तरीके से सरसों बो रहे हैं, फसल प्रणाली अपना रहे हैं, क्लियर है, लेकिन उसमें जुताई की कौन सी विधि अपना रहे हैं, क्लियर है। यानी जुताई को हम लगातार उसमें ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लगातार टिलेज पे टिलेज टिलेज पे टिलेज टिलेज पे टिलेज करेंगे तो उसमें जो उसकी मृदा की उर्वरता है ना, उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव उन पर इफेक्ट पड़ता है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। अगर सूक्ष्म जीव ही अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे तो जो मृदा में अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो सीधी सी बात है, मृदा में जो सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी अपने आप ही खत्म होगी। क्लियर? जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। उससे पहले एक दूसरा वो कर देता हूँ डिस्कस, दूसरा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सूक्ष्म जीव।
सूक्ष्म जीव यानी मृदा में, सॉइल में प्रेजेंट जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में, ठीक है। समझो, अभी बताया था मैंने, फसल पर डाली, अगर फसल पर डाली हम एक ही अपना रहे हैं लगातार, तो जैसे हम सरसों लगातार बो रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह होंगे, वो कम होंगे। और जो जुताई की विधि है, जुताई की विधि यानी कि हम लगातार उसमें टीलेज कर रहे हैं, लगातार टीलेज कर रहे हैं, मृदा को पलट रहे हैं, ठीक है। मृदा को पलटना ही जुताई है, क्लियर है। तो मृदा को लगातार पलट रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव होंगे ना, सूक्ष्म जीव होंगे, वो लगातार कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि उनमें जो टेम्परेचर रहता है ना, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो जैसे लाभदायक सूक्ष्म जीव है हमारे, तो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, हमने जैसे जुताई करी तो वो ऊपर आ गए ऊपरी परत में, और टेम्परेचर है उसका ज़्यादा, जो वातावरण का टेम्परेचर है वो ज़्यादा। और जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, क्लियर है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जो डिकम्पोजिशन होगा, जो सूक्ष्म जीवों के डिकम्पोजिशन से, यानी जो सूक्ष्म जीव वर्क करेंगे उनसे जो पदार्थ बनेगा वो ऑर्गेनिक मैटर होगा। सूक्ष्म जीव अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपरली नहीं होगा उसमें, सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, कम होगी, क्लियर है। तीनों पॉइंट, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक पदार्थ, क्लियर। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मृदा का पीएच। मृदा पीएच, मृदा का पीएच है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई नहीं। जो अभी बताए थे पूरा ये सॉइल वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वो रह रहा है इरोजन वगैरह, टाइप्स ऑफ इरोजन, कितने प्रकार टाइप्स ऑफ इरोजन रह रहे हैं, जो मृदा का अपरदन कितने टाइप्स का होता है, मृदा अपरदन कैसे कहते हैं, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सॉइल वाला पार्ट होगा वो आगे की क्लास में एंड कर देंगे, क्लियर है। थैंक यू।